फिलहाल आज का जो विषय है जो मैं लेने वाला हूँ, हैप्पी टीचर्स क्रिएट हैप्पी क्लासरूम। आप सभी जानते हैं कि एक खुश शिक्षक ही कक्षा को खुश बना सकते हैं। अगर वो स्वयं खुश नहीं रहेंगे फिर कक्षा का जो है खुश नहीं रहेगा। तो हम सभी शिक्षकों के लिए एक्चुअली ये है कि हम सभी खुश कैसे रहें और फिर कक्षा को खुश कैसे बनाएं। ये मुख्य आज का मुख्य बिंदु है, मुख्य पॉइंट है। तो सबसे बड़ी चीज है कि हैप्पीनेस, खुशी क्या है, इसको सबसे पहले जानना जरूरी है कि खुशी क्या है। तो खुशी जो है, हैप्पीनेस एक ऐसा शब्द है जिससे सुनते ही मन में पॉजिटिव फीलिंग आनी शुरू हो जाती है। हमारे सारे मन में पूरा उमंग सा एक होने लगता है। जब खुशी की बात आती है तो एक लहर सी अंतःकरण में दौड़ने लगती है। तो खुशी, हैप्पीनेस एक ऐसा शब्द है जिसके सुनते ही मन में पॉजिटिव फीलिंग आनी शुरू हो जाती है। जब खुशी, हैप्पीनेस आती है तो जीवन में प्रत्येक कार्य में मन लगता है। जब मन आनंदित होता है, उत्साहित होता है, खुश होता है, तो जीवन के किसी भी कार्य को करने में पूरा मन योग से हम कार्य करना शुरू कर देते हैं। अर्थात यह कहा जा सकता है कि जीवन यानी लाइफ में कोई भी कार्य यदि सही तरीके से करना है तो खुशी के बिना हो ही नहीं सकता। जब तक आप खुश नहीं रहेंगे तब तक जीवन में कोई कार्य आप अच्छे ढंग से नहीं कर सकते हैं। लेकिन मेरे विचार से यदि आपको जीवन में वह मिल जाए जिसे आप चाहते हैं, वो चाहने की अनेकों इच्छाएं होती हैं अनेकों लोगों के मन में। किसी को प्रथम करने की इच्छा है, किसी को अच्छा करने की इच्छा है ना, किसी को आगे बढ़ने की इच्छा है, किसी को अधिक रुपया कमाने की इच्छा है, किसी को किसी कार्य को संपादित करने का अच्छे ढंग से आगे बढ़ने की इच्छा है। तो किसी दुनिया के किसी भी कार्य को करते हैं। हालांकि दुनिया का प्रत्येक व्यक्ति कोई ना कोई कार्य करता है और किसी भी कार्य को करने से पहले अगर हम खुश नहीं होते हैं तो फिर उस कार्य को हम अच्छे ढंग से नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए मेरे विचार से यदि आपको जीवन में वह मिल जाए जिसे आप चाहते हैं, जो आपकी इच्छा है, तो उसे मिलने वाली पॉजिटिव फीलिंग जो होती है उसी को खुशी कहते हैं, है ना। पुनः एक बार ध्यान देंगे कि मेरे विचार से यदि आपको जीवन में वह मिल जाए जिसे आप चाहते हैं तो उससे मिलने वाली पॉजिटिव जो फीलिंग होगी उसी को खुशी कहते हैं। दूसरी तरफ अगर बात करें तो सेटिस्फैक्शन, संतुष्टि। दूसरी तरफ अगर बात करें तो सेटिस्फैक्शन को भी हैप्पीनेस लेकर आता है। जब तक आपके अंदर खुशी नहीं होगी तब तक आप सेटिस्फाइड नहीं होइएगा, संतुष्ट नहीं होइएगा। यदि आप जीवन से संतुष्ट हैं, यदि आप अपने जीवन से संतुष्ट हैं, यदि आपके पास पैसा जो भी है उसको लेकर यदि आपके अंदर पॉजिटिव इमोशन आते हैं तो उसे भी खुशी कहते हैं। मैंने जीवन का आनंदमय अगर जीवन आता है तो वो खुशी ही आनंदमय जीवन को लेकर के आता है। तो जीवन के किसी भी कार्य को करने से पहले खुश होना जरूरी है और खुशी का परिभाषा भी मैंने बताया। इसके साथ ही साथ आगे कुछ बिंदु को लेकर मैं आता हूं और प्रत्येक बिंदु को ध्यान से समझेंगे। अगला बिंदु है कि खुश रहने के लिए सबसे पहले आवश्यकता है कि मुख्य रूप से हमारे अंदर जो हैबिट्स है, हमारी जो आदत है, वो मुख्य रूप से 6 आदत हमारे अंदर होनी चाहिए। अगर खुश रहना है तो 6 आदत हमारे अंदर अनिवार्य रूप से हमारे अंदर मौजूद होना चाहिए। उसमें पहला बिंदु है खुद को महत्व देना, वैल्यू ऑफ वन सेल्फ, यानी कि अपने आप को जब तक आप महत्व नहीं देंगे तब तक आप खुश नहीं रह सकते हैं। यानी कि खुद को महत्व देने पर दुनिया आपको महत्व नहीं, अगर खुद को आप अपना महत्व नहीं देते हैं तो फिर दुनिया आपको महत्व नहीं देगी। इसलिए सबसे पहले जरूरी है कि अपने आप को महत्व देना। जब आप अपने आप को महत्व देंगे तब जाकर के दुनिया आपको महत्व देना प्रारंभ करेगी, है ना। तो हम सभी शिक्षकों को ये ध्यान रखना होगा कि हम अपने आप को महत्व दें। फिर अपने आप को जब महत्व देंगे तो फिर दुनिया आपको स्वतः महत्व देना प्रारंभ कर देगी। दूसरा पॉइंट है कि पैसे को महत्व देना। मनी इज इंपॉर्टेंट। मनी जो है सबके लिए अनिवार्य है, महत्व है पैसे का। तो अब जो है पैसे को महत्व देना, ये दूसरा पॉइंट है। क्योंकि जो लोग मानते हैं
जो लोग मानते हैं कि पैसा इंपॉर्टेंस नहीं है, पैसा का इंपॉर्टेंट नहीं है, वो कभी खुश नहीं रह सकते। ये एक मुख्य रूप से हमारे जो हैबिट है उस आदत में होनी चाहिए कि अगर आप पैसे को महत्व नहीं देते हैं तो फिर आप खुश नहीं रह सकते हैं। क्योंकि जो लोग मानते हैं कि पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है वे कभी खुश नहीं रह सकते। तीसरा बिंदु है व्यायाम करना, कसरत करना, एक्सरसाइज करना। क्योंकि डू रेगुलर एक्सरसाइज, यानी कि अगर एक्सरसाइज हम नहीं करेंगे तो फिर हम स्वस्थ नहीं रहेंगे, बीमार हो सकते हैं। और जब बीमार हो जाएंगे तो फिर हमारे अंदर की जो खुशी है वह स्वतः समाप्त हो जाएगी। इसलिए एक्सरसाइज करना, व्यायाम करना, योगा करना। अब होता है कि हम योगा नहीं कर सकते हैं, हम दौड़ नहीं सकते हैं, हम कुछ ऐसे एक्सरसाइज है जिसको नहीं कर सकते हैं। तो ये मेरा नहीं कहना है कि आपको दौड़ना जरूरी है, आपको योगा जरूरी है, आपको कसरत करना जरूरी है, लेकिन हाँ, जितना आप कर सकते हैं, आपका जो बॉडी का जो क्षमता है, शरीर की जो क्षमता है, उस क्षमता के अनुसार आप जो भी कर सकते हैं उसे अनिवार्य रूप से अपने दैनिक जीवन में करने का प्रयास करें। क्योंकि व्यायाम करेंगे तो आप बिल्कुल फिट रहेंगे, और फिट रहेंगे तो स्वतः आप खुश रहेंगे। चौथा बिंदु है किसी से कुछ उम्मीद नहीं करना। जीवन में हम किसी को लेकर के उम्मीद करके बैठ जाते हैं, और जब उधर से कुछ रिप्लाई ऐसा मिलता है तो फिर हम उस उम्मीद पर हमारा जो क्या कहते हैं कि उम्मीद पर पानी फिर जाना। यानी कि हम सोचते हैं कि काश मैं अगर ये उम्मीद नहीं किया होता तो आज मेरी ये दशा नहीं होती। तो सबसे पहले जरूरी है कि किसी से कुछ उम्मीद नहीं करना। डू नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग फॉर एनीवन, यानी कि किसी से ये उम्मीद नहीं करना कि ये मेरा कार्य कर देंगे, या इनसे मेरा ये उम्मीद है कि आशा है कि ये मेरा कार्य करेंगे। इस प्रकार का उम्मीद अगर आप लेकर बैठते हैं तो फिर आप खुश नहीं रह सकते हैं। इसलिए प्रयास ये करना कि स्वयं से करने का प्रयास करना है ना, स्वयं से अपने आप को क्षमतावान बनाना, अपने आप को दृढ़ संकल्प लेकर के आगे बढ़ना। परंतु दूसरे पर उम्मीद करना, ये अगर छोड़ देते हैं तो फिर आप खुश रह सकते हैं। इसलिए ये चौथा पॉइंट है कि किसी से कुछ उम्मीद नहीं करना, है ना। उसके बाद है कि पांचवा बिंदु है कि अपने राज को किसी के साथ शेयर नहीं करना। हो सकता है कि आपके अंदर बहुत सारे राज होंगे जिसको आप किसी से शेयर करते होंगे, तो प्रयास ये करना है कि शेयर नहीं करना पड़े। क्योंकि ये चाणक्य ने भी कहा है कि अपनी नीति को अगर दूसरों को बताते हैं, कुछ ऐसी भी नीतियां होनी चाहिए जो स्वयं को भी पता नहीं होनी चाहिए, चाणक्य ने कहा। तो इसलिए अपनी राज को किसी के साथ शेयर नहीं करना। नेवर शेयर योर सीक्रेट्स विद एनीवन, यानी किसी के साथ अपने विचार को, अपने मन के सोच को शेयर नहीं करना। छवा पॉइंट है, अंतिम पॉइंट, तनाव कम करना, यानी कि रिड्यूस योर स्ट्रेस, यानी तनाव को कम करना। अगर हम तनाव से ग्रसित हो जाएंगे, तनाव में फंस जाएंगे, तो फिर हम खुश नहीं रह सकते हैं, ना स्वयं खुश रहेंगे, ना दूसरों को ही खुश कर पाएंगे। तो सबसे पहले ये जरूरी है कि हम तनाव से बचें। अब होता है कि सर हम तनाव ऐसा मन में आता है कि तनाव से बचना चाहिए, सभी लोग सोचते हैं, लेकिन तनाव अचानक आ जाता है। तो फिर तनाव जो आने के कारण है उसके भी अनेक कारण हो सकते हैं। तो उस कारण और पहलू को आगे हम फिर विषय रखते हैं, लेकिन अभी ये पॉइंट के अनुसार समझने की आवश्यकता है कि तनाव कम करना यानी तनाव नहीं करना, है ना, खुश रहने की ये सोच है। अब है कि सकारात्मक सोच और नकारात्मक सोच। तो यानी सकारात्मक सोच की बात अगर करें तो हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग अपनी होनी चाहिए, नकारात्मक सोच से बाहर निकलना। होता है नकारात्मक सोच हमारे अंदर आ जाती है, लेकिन उसको हैबिट बना करके अंदर पाल लेना, ये धीरे धीरे अगर उसको हम बाहर नहीं करेंगे तो फिर नकारात्मकता की जो भाव है वो हमारे अंदर बैठ जाएगी, है ना। और नकारात्मकता की जब वो भाव हमारे अंदर बैठ जाएगी तो फिर हम सकारात्मक सोच बहुत जल्दी हम अपने अंदर नहीं ला सकते हैं। इसलिए नकारात्मक सोच को हम अपने अंदर बैठने का, रहने का जगह नहीं दें। हमेशा बी पॉजिटिव यानी कि सकारात्मक सोच रखना और नकारात्मक सोच से बाहर निकलना। अब है कि किसी विषय बिंदु पर अटकना। होता है कभी कभी ऐसा कक्ष में भी आप देखने को मिलता होगा आपको कि किसी विषय को पढ़ाते जा रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट आए, कुछ ऐसे बिंदु आए जिस पर हम काफी समय लगा देते हैं,
और समय लगाने पर ये होता है कि अचानक मेरे मन में जो है एक घबराहट से होने लगती है, तनाव सा फीलिंग करने लगते हैं। तो जैसे ये स्थिति आपकी बनती है वहीं आपकी खुशी समाप्त हो जाती है, और खुशी समाप्त हो जाती है तो फिर जब आप उसके बाद कोई कार्य करने चलेंगे तो जिस प्रकार से आप करना चाहेंगे उस प्रकार से वो प्रयास करेंगे फिर भी नहीं हो पाएगा। इसलिए किसी भी विषय पर जाकर अटकना नहीं है ना, नहीं अटकना। अगला बिंदु है कि आपके चेहरे की मुस्कान दूसरे के चेहरे की मुस्कान बन जाती है। जब भी कक्ष में हम प्रवेश करते हैं तो ये हम सभी शिक्षकों को ध्यान में रखना होगा कि हमारे चेहरे पे मुस्कान होनी चाहिए, स्माइल होनी चाहिए। क्योंकि हम अगर मुस्कान अपने चेहरे पर बनाए रखेंगे तो आपके चेहरे की मुस्कान दूसरे के चेहरे की मुस्कान बन जाती है। आप मुस्कुराते हुए क्लास में एंट्री करेंगे तो बच्चे भी आपको देख करके खुशनुमा माहौल बना देंगे, एकदम मुस्कुराने लगेंगे, है ना। तो इसलिए कभी भी हम कक्ष के अंदर प्रवेश करते हैं तो हमारे चेहरे पर मुस्कान होनी चाहिए। अब बच्चों के बीच हम कैसे रहें ये समझना बहुत जरूरी है कि बच्चों के बीच अगर हम कक्ष करते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। तो उसके लिए भी कुछ बिंदु हैं, है ना। तो अगला बिंदु अगर बात करें तो अगले बिंदु पर ध्यान देते हुए कि अच्छा महसूस होना ही खुशहाली है। जब आपको कुछ अच्छा महसूस होने लगे, है ना, आपके अंतर आत्मा को काफी लगे कि मैं बहुत अपने आप को अच्छा फीलिंग कर रहा हूं, तो यही खुशहाली है। अच्छा महसूस होना ही खुशी का रूप है। आनंद उल्लास होना ही खुशहाली का प्रतीक है। आप आनंदित हो जाते हैं, उल्लासित हो जाते हैं, तो यही होना जो है खुशहाली का प्रतीक है। तब आपको सामने वाले को भी समझ में आता है कि आप बहुत खुश हैं और आप अंतःकरण से भी अपने आप को खुश महसूस करने लगते हैं। प्रत्येक आदमी कभी न कभी खुश होता है परंतु वह उस पर कायम नहीं रहता। होता है कभी कभी आपको लगातार जो है ये सोचते रहते हैं कि मैं बहुत खुश हूं, लेकिन वो खुशी आपकी लगातार नहीं रहती। फिर कुछ समय के बाद, कुछ समय अंतराल आने के बाद वो खुशी समाप्त हो जाती है। तो इस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है कि अगर हमारे अंदर जो खुशी है उस खुशी पर हम कितना समय कायम रख सकते हैं अपने आप को, ये विषय ध्यान देने की जरूरत है ना। कि प्रत्येक आदमी कभी ना कभी खुश होता है परंतु वह उस पर कायम नहीं रहता। तो हम उस पर कायम कैसे रहेंगे इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। हर दिन हर महीने का हिसाब रखना, क्या मैं पहले से ज्यादा खुश हूं या कम। कभी कभी बैठ करके ये भी ध्यान देना चाहिए, कभी कभी ये भी ध्यान देना चाहिए कि हर दिन हर महीने का हिसाब, हम एक अगर पैसे का हिसाब किताब रखना होता है तो जाकर के बैंक में अकाउंट खोल देते हैं कि भाई पैसे का हिसाब किताब होनी चाहिए। तो क्या हम सबसे पहले जीवन में हमको खुश रहना अगर अनिवार्य है तो हर दिन क्या हर महीने का हिसाब हम करते हैं कि पहले से हम ज्यादा खुश हैं या कम खुश हैं। इस पर भी बैठ करके कभी सोचना कि पहले जो हमारी महीने दिन पहले या एक दिन पहले जो हमारे अंदर खुशी थी या हैप्पीनेस था, जो चेहरे पे मुस्कान थी, वो क्या है या नहीं है। इस पर भी बैठ करके कभी चिंतन मनन करना, इसका भी हिसाब करना। जिंदगी में कुछ भी परमानेंट नहीं है, चाहे दुख हो या सुख। ये जीवन में ये दोनों जो पहलू हैं ये आते रहेंगे जाते रहेंगे, है ना। तो जिंदगी में कुछ भी परमानेंट नहीं है, जो है सो टेम्पोररी है, वो आएगा जाएगा, आने जाने क्रम लगातार चलता रहता है। तो चाहे दुख हो या सुख हो, ये आने जाने का प्रक्रिया चलता रहेगा। कभी किसी से तुलना नहीं करना, बहुत सुंदर है, बहुत बुद्धिमान है, बहुत अमीर है, इस प्रकार की टेंडेंसी अगर आपके अंदर आ जाएगी तो फिर आप खुश नहीं रह सकते हैं। कभी भी दूसरों के से तो अपनी तुलना नहीं करना, बल्कि तुलना नहीं करते हुए वैसा बनने का प्रयास करना, है ना। तुलना नहीं करते हुए वैसा बनने का प्रयास करना कि हम वैसा बने। अगर होता है कभी कभी मन में आ जाते हैं वो भावनाएं कि वह बहुत सुंदर है, वह बहुत बुद्धिमान है, वह बहुत अमीर है, तो इस प्रकार की सोच जब आपके मन में आएगी तो फिर आप खुश नहीं रह सकते हैं, है ना। अब जो है तुलना नहीं करना, वैसा बनने का प्रयास करना, मतलब कभी किसी से तुलना नहीं करना, वैसा बनने का प्रयास करना। अगर वो अमीर है तो हम भी अमीर बनने का प्रयास करें, सुंदर है तो हमें सुंदर बनने का प्रयास करें, लेकिन उससे अपने आप को तुलना नहीं करना, क्योंकि अगर तुलना करेंगे तो फिर आप खुश नहीं रह पाएंगे। अगला बिंदु है कि लोग क्या कहेंगे, इस पर ध्यान नहीं देना। ये समाज है, ये दुनिया है,
दुनिया अनेकों प्रकार की विचारधाराएं हैं, अनेक विचारधारा के लोग हैं इस दुनिया में, तो लोग क्या कहेंगे इस पर चिंतन मनन सोचना नहीं, है ना। अपना कार्य ठीक ढंग से करना और उस पर विश्वास करना। दुनिया के कहने में आएंगे तो फिर हम खुश नहीं रह सकते हैं, क्योंकि दुनिया में अनेकों प्रकार की विचारधाराएं हैं, अनेकों प्रकार के लोग हैं, अनेकों प्रकार के विचार देने वाले लोग हैं, तो लोग क्या कहेंगे इस पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। अब ऐसे एक गाना भी सुने होंगे, कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना। अगर इस गाने को आप ध्यान में रखेंगे तो रियली में मैं कहूंगा कि आप हमेशा खुश रह सकते हैं। ये पंक्ति अगर आप याद कर लें कि कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना, मैं अच्छा कार्य कर रहा हूँ, सेल्फ कॉन्फिडेंस है कि मैं जो कार्य कर रहा हूँ अच्छा कर रहा हूँ, तो फिर इस पर किसी तरह का चिंतन मनन करने की आवश्यकता नहीं है। मैं जो कर रहा हूं बिल्कुल ठीक कर रहा हूं, अच्छा कर रहा हूं। अब दुनिया इस पर क्या कहेंगी नहीं कहेंगी, क्या कह रही है नहीं कह रही, इस पर ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। अगर ज्यादा इस पर दिमाग लगाते हैं तो फिर आप जो है कहीं ना कहीं उलझ जाएंगे और फिर आप तनावग्रसित हो जाएंगे, जो आपके अंदर की जो खुशी है वो समाप्त हो जाएगी। अब जो है होता है जीवन में कि कभी कभी ऐसा होता है कि हम आते हैं पूरा प्री माइंड जो है पूरा एकदम मूड बना करके घर से चलते हैं कि आज कक्षा कक्ष में चलेंगे, बच्चों के साथ बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग क्लास लेंगे, अपना लेसन प्लान वगैरह तैयार करके आते हैं। लेकिन अचानक विद्यालय में एंट्री होने के बाद, अचानक जो है विद्यालय में एंट्री होने के बाद ऐसा लगता है कि किसी ने कुछ कह दिया और आपने उसको तनाव में ले लिया। आपने घर का सारा किया हुआ प्री प्लान बनाया गया, लेसन प्लान, सारा मोड माइंड जो भी माइंड सेटअप आपने तैयार किया, वो सारा तैयारी जो है आपकी वहीं समाप्त हो जाती है। यानी कि किसी के कुछ कहने पर उसके स्तर को देखना, कोई आपको कुछ कह देगा और हम उसकी क्या बातों में आ जाएंगे, कभी ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर हमें कोई कुछ कहता है तो सबसे पहले जरूरी है कि हम उसके स्तर को देखें कि उसका स्तर क्या है। हो सकता है कि उसका स्तर है वही जीवन भर कहने का, तो क्या हम उसकी बातों में आ जाएंगे? कभी नहीं। तो अगर कोई भी आपको कुछ कहता है तो उसके बातों में नहीं आना, उसके स्तर को देखना, और जब उसके स्तर को देखेंगे तो हो सकता है कि वो उदासी आपकी खुशी में बदल जाएगी, आपके चेहरे पर मुस्कान आ जाएगी। जब आप उसके स्तर को देखेंगे तो कभी कभी ऐसा फीलिंग होता है कि उसका उस सामने वाले व्यक्ति का स्तर कुछ नहीं है, उसने ऐसा कुछ टॉपिक रख दिया, कुछ विषय रख दिया, हम उसके विषय को लेकर के उलझ गए और तनावग्रसित हो गए। तो फिर इस प्रकार तनावग्रसित होने से पहले जरूरी है कि कौन मेरे बारे में क्या कहता है इस पर ध्यान देना, लेकिन उसके स्तर को देखना। जब आप उसके स्तर को देखेंगे तो फिर आप तनाव से बचेंगे और आपके अंदर एक ऑटोमेटिक जो है खुशी की, उल्लास की जो है वो स्थिति बढ़ती जाएगी, है ना। अब जो है कि शिक्षक और बच्चे खुश हों तो क्या लाभ हो सकता है? अगर मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछूं कि शिक्षक और बच्चे दोनों खुश हों तो क्या लाभ हो सकता है? कक्षा कक्ष में शिक्षक उपस्थित हैं और बच्चे भी पूरा एकदम खुशनुमा माहौल बनाए हुए हैं पूरे कक्षा कक्ष में, तो अगर शिक्षक और बच्चे दोनों खुश हो जाएं तो फिर क्या लाभ हो सकता है? इस पर किसी शिक्षक से मैं फीडबैक लेना चाहूंगा, कोई कुछ कहना चाहेंगे तो बोलेंगे। जी श्रीमान जी, मैं रवि श्रीवास्तव। बिल्कुल आपका बिल्कुल कहना सही है। अगर जो है जैसा कि आपने बताया, अगर उस मार्गदर्शन पे अगर हम चलते हैं तो बच्चे जो है वह खुल करके अपनी बातों को रख पाते हैं, है ना। अपनी अंदर जो भी उनके जो है चल रही है, जो भी उफान चल रही है, जो भी तूफान चल रहा है, क्योंकि बच्चे भी बहुत सारी बातें जो है बच्चे को मन में चलती रहती है, तो वो खुल करके जो है शिक्षकों से अपनी बातचीत जो है, अपनी जो भी मन की बात है वो रख पाएंगे, जिससे कि हम और भी अच्छे तरीके से उन्हें टैकल कर पाएंगे, उनकी बातों को समझने के बाद से उनकी समस्या का समाधान कर पाएंगे। बहुत सुंदर रवि सर, आपने बहुत अच्छा इसको बताया, उम्मीद थी ऐसे ही और कि आप सभी अच्छा बोलेंगे। रवि सर ने जो बताया बिल्कुल सही कहा उन्होंने कि बच्चों के अंदर का जो हेजिटेशन है वो बिल्कुल खुशनुमा माहौल जब कक्षा बन जाएगा तो बच्चे कुछ भी कहने में शिक्षक से हेजिटेट नहीं करेंगे, वो खुल करके अपनी बात को, विषय को रखेंगे। और जब बच्चे खुलकर अपने विषय को रखेंगे तो फिर उसका समाधान हम सभी शिक्षक अच्छे ढंग से करेंगे। तो इसलिए जरूरी है कि हमारा कक्षा कक्ष जो है पूरा खुशनुमा माहौल में
रहे। अब है अगला पॉइंट कि बच्चे अगर खुश हो तो ये जरूर है कि बीमार नहीं पड़ेंगे। बच्चे अगर वो बार बार विद्यालय आने के लिए कहेंगे, घर पर माता पिता है लेकिन वो खुशी का माहौल हम कक्षा कक्ष में देते हैं, तो वो घर जाने के लिए नहीं बल्कि स्कूल आने के लिए हमेशा परेशान रहेंगे कि नहीं मुझे स्कूल जाना है। तो वैसा कब होगा? जब हम अपने कक्षा कक्ष का निर्माण जो है खुशनुमा बनाएंगे। तो बच्चे अगर खुश हो तो बीमार नहीं पड़ेंगे, हमारे विद्यालय में अनुपस्थित कम रहेंगे, हमेशा उपस्थित रहेंगे, उनकी अनुपस्थिति ना के बराबर रहेगी। और उससे क्या होगा कि जब उपस्थित रहेंगे तो और खुशी के माहौल में दोस्ती भी बनती है ना। जब बच्चे खुश होते हैं तो आपस में फ्रेंडशिप हो जाती है और दोस्ती बन जाती है। तो पहला पॉइंट कि बीमार नहीं पड़ेंगे, दूसरा पॉइंट कि अनुपस्थित कम रहेंगे और दोस्ती जो है उनकी दिन प्रतिदिन बढ़ती जाएगी। अब ऐसा होता है कभी कभी कि हम घर से पूरा प्री प्लान करके आते हैं कि आज कक्षा कक्ष में जाएंगे तो लेसन प्लान पूरा तैयारी करके लाते हैं, लिख कर लाते हैं कि आज मेरा टॉपिक ये होगा, इस टॉपिक पे वो मैं विषय रखूंगा। लेकिन होता क्या है कि हम अपने टॉपिक को ला करके विद्यालय में रखते भी हैं, परंतु बच्चों का ध्यान हमारे तरफ नहीं होने से हम स्वयं लिखते हैं, स्वयं पढ़ते हैं, स्वयं बोलते हैं, बच्चे इंटरेस्ट नहीं लेते। तो इसलिए सबसे जरूरी है कि लेसन प्लान अगर 40 मिनट की घंटी है तो 35 मिनट का लेसन प्लान तैयार करना, 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट का कुछ ऐसा क्रियाकलाप करना जिससे कि हमारी जितनी भी कक्षा कक्ष में बैठे हुए जो छात्र हैं उन सभी छात्रों का ध्यान हमारे तरफ आ जाना। तो इसके लिए सबसे पहला बिंदु है कि भैया बहनों को, बच्चों को कभी हतोत्साहित नहीं करना, हमेशा प्रोत्साहित करना, है ना। पीठ थपथपाना, ताली बजाना, है ना। उन लोगों को कक्षा कक्ष में अगर एंट्री करते हैं तो सिर्फ एंट्री करने का जो हमारे चेहरे पे मुस्कान होनी चाहिए, है ना। उसके साथ साथ जो है कुछ गीत संगीत की भी बात हो जानी चाहिए, है ना। तो अपनी भावना को शुद्ध रखना, है ना। तो अभी एक जो पॉइंट अभी देने जा रहे हैं कि हमेशा हमेशा भैया बहनों को प्रोत्साहित करते रहना, हतोत्साहित नहीं करना। क्योंकि अगर आप प्रोत्साहित नहीं करेंगे, हतोत्साहित करेंगे तो बच्चे खुलकर अपना विषय भी नहीं रखेंगे और फिर आप कक्षा कक्ष को अच्छे से मतलब नहीं फील नहीं कर पाएंगे और आपको खुद ही अच्छा महसूस नहीं होगा। तो ऐसा करते हैं कि हम सभी शिक्षक जब एंट्री करते हैं तो कुछ मेरा अपना प्रयास होना चाहिए। मैंने प्रैक्टिकल करके भी देखा है, इसके बहुत लाभ मिले हैं कि मैं फुल्ली पूरा प्री प्लान तैयारी में जाता हूं। लेकिन उससे पहले जब हम कक्षा कक्ष में एंट्री करते हैं तो चलिए उसमें हम करते क्या है कि कुछ गीत संगीत की बातें करते हैं। 1-2 मिनट चलो कुछ गीत ही, जैसे मानो कि देशभक्ति गीत है, बहुत बहुत अनेकों देशभक्ति गीत हैं, हम सभी शिक्षक हैं। तो माने कि वो कभी एक लाइन हो गया कि देश में देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। देश में देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। अगर इस लाइन को गुनगुनाते हुए हम एंट्री कर गए कक्षा कक्ष के अंदर, तो जो भी भैया बहन आपस में बातचीत कर रहे हैं या उन लोगों की सोच कहीं और है या कोई समस्या है कक्षा कक्ष में, वो सारी समस्या को वहीं छोड़ देंगे और सभी का ध्यान आपकी ओर आकर्षित हो जाएगा। क्या आज तो हमारे शिक्षक, हमारे सर आचार्य जी अगर एंट्री किए तो बहुत प्यारा एक गाना गाया, है ना। तो सबकी ध्यान आपकी ओर आकर्षित हो जाएगी और जब आपकी ओर आकर्षित हो जाएगी फिर आप वहां से अपनी विषय को जब रखना प्रारंभ करेंगे तो सारे भैया बहन पूरे इंटरेस्ट, पूरे रोचकता के साथ जो है इंटरेस्ट लेकर के पढ़ाई करेंगे और हम जो लेसन प्लान की तैयारी किए हैं, जो पढ़ाने वाले विषय हैं, उस विषय को अच्छे से संपादित करेंगे और भैया बहन उसे अच्छी तरह से ऑब्जर्व करेंगे, मतलब उसे ले पाएंगे। तो गीत गाना, अब माने कि वो दोपहर का समय है, 12-2 बजे का समय है, तो कोई एक गीत गुनगुना देना। इसके अलावा अगर सुबह का समय है, पहला क्लास है, पहला ही अभी वंदना हुई है, वंदना के तत्पश्चात जो है तुरंत एंट्री करना, तो कोई एक भजन ले लेना। अनेकों प्रकार के भजन हैं, तो भजन में कोई एक भजन अगर लेना है तो जैसे है कि चित्रकूट के घाट घाट पर सबरी जो है बाट, राम मेरे आ जाओ, इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना।
तो इस प्रकार से अनेकों भजन हैं जो उस भजन को हम एंट्री करते समय, अब ऐसा भी हो सकता है कि हम सभी शिक्षक हैं, हो सकता है कि मेरी आवाज अच्छी नहीं है, हम गीत नहीं गा सकते हैं, हम भजन नहीं गा सकते हैं, तो क्या एंट्री करते समय कक्षा कक्ष के अंदर किसी भैया बहन को खड़ा कर देंगे, चलो भाई आप कोई एक भजन गा दो, कोई एक गीत गा दो, वही भैया गाएंगे और सारे लोग कहेंगे भैया आप लोग शांति से एकदम चुपचाप जो है बैठकर सुनिए। वो 1-2 मिनट गीत गाएंगे, गीत गाने के बाद वो सुनेंगे और सुनने के बाद पूरा कक्षा कक्ष का माहौल ही बदल जाएगा, सारे बच्चे खुश हो जाएंगे और खुश होकर के फिर अपना जो है जो भी विषय है उसको ठीक ढंग से पढ़ेंगे। तो बच्चे को खुश रखने के लिए खुद को खुश रहना बहुत जरूरी है। हम कक्षा कक्ष में जाते हैं तो मैंने कहा कि गीत गा सकते हैं, भजन गा सकते हैं, कोई कविता कह सकते हैं, कोई कविता, मानते हैं कि उनके कक्षा का कविता नहीं है, कोई कविता मैंने दे दिया, साइंस टीचर हैं तो चलिए हम एक कविता ही बोल देते हैं, जैसे सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने विपटी ताने थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। ऐसा विषय रखना जिससे सारे बच्चों का ध्यान हमारी तरफ हो जाए, कोई एक चुटकुला कह देना, कोई एक कहानी कह देना, है ना, इत्यादि कहकर। अगर ये सब कुछ हम नहीं कर सकते हैं, मानते हैं कि हम सभी शिक्षक को होता है कि गीत नहीं गाने आता है, भजन नहीं गाने आता है, कभी कभी कविता भी बोलने में, लैंग्वेज के टीचर नहीं है तो कविता भी पढ़ने नहीं आता है, चुटकुला भी नहीं बोल सकते हैं, कहानी भी नहीं कर सकते हैं, तो सीधे क्या करेंगे, अगर हम फाइन आर्ट या ऐसा कुछ चित्रकला वगैरह बनाते हैं, ड्राइंग वगैरह, तो कुछ चौक उठाएंगे और सीधा कुछ ऐसा ड्राइंग बनाएंगे ब्लैक बोर्ड पे, ताकि सारे बच्चों का ध्यान हो जाए कि गुरुजी आज तो एंट्री करते समय क्या बना दिया आपने, तो सारे बच्चों का ध्यान उस बोर्ड की तरफ हो जाएगा, और बोर्ड की तरफ हो जाएगा तो कोई मकान का चित्र बना रहे हैं तो मकान का मैंने खांचा खींच दिया और फिर भैया लोगों से पूछा कि इसमें जंगला में कहाँ लगाऊं, इसकी मैं खिड़की कहाँ दूं, तो सारे बच्चे इंटरेस्ट ले लेंगे और कहने का अर्थ ये है कि उस विषय पर टू द पॉइंट आ जाएंगे, और जब पॉइंट पे आ जाएंगे तब हम अपने विषय को लेना प्रारंभ कर देंगे। तो सबसे जरूरी है कि गीत संगीत एक ऐसा विषय है जिससे जो है गीत संगीत या जो आर्ट जिसको कहते हैं कला, एक ऐसा कला है जिसके से माहौल पूरा बदल जाता है, खुश हो जाता है आदमी। ऐसे तो संगीत की परिभाषा अगर देखा जाए तो जो तनाव और चिंता से मुक्त जीवन बना दे वही संगीत है। तो हम जब हमारे अंदर का तनाव हटेगा, चिंता हटेगा, टेंशन हटेगा, भैया बहनों का ध्यान एक जगह आकृष्ट हो जाएगा, तो फिर वो जो कक्षा कक्ष है वो बिल्कुल खुशनुमा हो जाएगा, बच्चे भी खुश रहेंगे, शिक्षक भी खुश रहेंगे, और संगीत की दृष्टि से वो आनंदमय कोश का विकास जो होता है उस प्रकार से सारे बच्चे आनंदित होकर के कक्षा कक्ष को करेंगे। अब तुम पढ़ नहीं रहे हो, तुम लिख नहीं रहे हो, ऐसा हम सभी शिक्षक कभी कक्षा कक्ष में बोल देते हैं कि तुम पढ़ नहीं रहे हो, तुम लिख नहीं रहे हो, तुम बोल नहीं रहे हो इत्यादि, इन सारी बातों को वो कहते हैं। तो सबसे पहले जरूरी है कि इन सारी बातों को नहीं बोलना। तुम पढ़ सकते हो, तुम लिख सकते हो, तुम पढ़ सकते हो, लेकिन भैया आप तो कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं, आप थोड़ा शुरू कीजिए। तो ऐसा मतलब प्रोत्साहन देकर के भैया बहनों को आगे बढ़ाना। अब जो है खुश शिक्षक ही बच्चों को खुश रख सकता है, जब तक हम खुश नहीं रह सकते हैं तब तक बच्चों को खुश नहीं बना सकते हैं। अब जो है कोई बच्चा अगर चेहरा लटका कर बैठा हो और आप तन्मयता से पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, समझा रहे हैं, तो आपके पढ़ाने लिखाने या समझाने से कोई फायदा नहीं है। इसलिए सबसे जरूरी है कि कक्षा कक्ष के बच्चों को सबका ध्यान अपनी ओर आकृष्ट करना। एक बहुत प्यारा मैं होटल वाली कहानी सुना देता हूं आप लोग को, ध्यान दीजिएगा। होटल वाली कहानी मैं आप लोग को बताने जा रहा हूं कि पति पत्नी और बच्चा ये तीनों एक होटल में पहुंचते हैं। बहुत ही रोचक कहानी है, आप ध्यान देंगे इस चीज को कि पति पत्नी और बेटा ये तीनों हस्बैंड बोलते हैं पत्नी से कि चलो आज बेटा को होटल में घुमा कर लाते हैं। माता पिता और बच्चा तीनों पहुंचते हैं उस होटल में। होटल में पहुंचने के बाद पिताजी के मोबाइल पे फोन आ जाता है ना, मैंने देखा ये घटना। पिताजी के मोबाइल पे फोन आ जाता है और पिताजी अपने मोबाइल में बिजी हो जाते हैं। होटल में पहुंच करके उन्होंने सीट ले लिया, सीट लेकर के बैठ गया। बैठने के बाद किसी का फोन आ गया, उस फोन पे वो लग गए। उसके बाद माता जी क्या करती हैं कि अपना मोबाइल निकालती हैं और मोबाइल निकालने के बाद अनेकों प्रकार का जो है सेल्फी, आजकल सेल्फी लेने का जमाना है, ये आप सभी जानते हैं।
वो सेल्फी लेना शुरू कर देती हैं। बच्चा बेचारा अपना बगल में चेहरा लटकाए हुए एकदम नीचे की तरफ बैठा हुआ है। उन दोनों ने प्री प्लान करके चला घर से, माता पिता ने, कि आज बच्चे की खुशी के लिए हम होटल पहुंच रहे हैं क्योंकि बच्चे को खुश रखना है। लेकिन हुआ क्या कि पिताजी फोन पे जो है व्यस्त हो गए। माता जी भाई होटल में आए हैं, अच्छा स्टैंडर्ड होटल है, तो भाई कुछ सेल्फी ऐसा होना चाहिए, फेसबुक पे अपलोड करना शुरू कर देती हैं उसी क्रम में। अब बच्चा चेहरा लटका कर बैठा हुआ है। इस स्थिति को देखने के बाद मुझे लगा कि शायद देखिए इन दोनों का प्लान होगा कि वो बच्चे को आज घुमाते हैं, बच्चे को होटल लेके चलते हैं। क्या बेटा क्या खाओगे? अब 2-4 मिनट की जब समय निकल जाता है, 2-4 मिनट का, तब माँ पूछती है कि बेटा तब क्या मंगवाएं तुम्हारे लिए, क्या खाओगे? बच्चा चेहरा नीचे से लटकाए हुए फिर ऊपर करता है, कहता है कि हम ये चीज खाएंगे। तो अब बताइए कि हम सभी शिक्षकों का ये ध्यान होना चाहिए कि इस प्रकार की स्थिति हमारे कक्षा कक्ष में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम जिसके लिए गए हैं, जिस उद्देश्य से गए हैं, उस उद्देश्य की पूर्ति होनी चाहिए। तो भाई उद्देश्य की पूर्ति तभी होगी जब हम बच्चे को खुश रखेंगे, है ना। अब आगे बढ़ते क्रम में एक जो है एक पॉइंट और यहाँ पे बोलना चाहेंगे कि अपनी भावना को शुद्ध रखना सबसे जरूरी है, कि हम अपने भावना को शुद्ध रखें, क्योंकि हमारी भावनाएं जब शुद्ध नहीं रहेंगी तो फिर हम जो है अपनी भावना को शुद्ध नहीं रखेंगे तो फिर हमारी भावनाएं जब शुद्ध नहीं रहेंगी तो हम खुश नहीं रह सकते हैं। क्योंकि तुलसी बाबा ने रामायण में ये लिखा है कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत मिले तिन तैसी। जैसी आपकी भावनाएं होंगी, ईश्वर उसी रूप में आपको विराजमान मिलेगा। तो इसलिए हमारी भावनाएं जो होनी चाहिए वो बिल्कुल शुद्ध होनी चाहिए, है ना। जब शुद्ध भावनाएं रहेंगी तो हम बिल्कुल खुश रहेंगे। तो अगला पॉइंट है कक्षा कक्ष में बच्चों के साथ घुल मिल जाना, है ना। कक्षा कक्ष में जब भी हम पहुंचते हैं तो बच्चों के साथ ऐसे घुल मिल जाएं, कुछ समय के लिए पता ही नहीं चले कि हम शिक्षक हैं और भैया बहन बच्चे हैं। ऐसा प्रयास करना कि कुछ एक्सरसाइज करा देना, कुछ योगा करा देना, कुछ कहानी कह देना, कुछ चुटकुला कह देना, इसी गीत वगैरह का चर्चा, भजन का चर्चा मैंने कर दिया है। तो उससे क्या होगा कि बच्चे भी आपके साथ पूरा घुल मिल जाएंगे और वो कक्षा कक्ष एकदम खुशनुमा बन जाएगा। कोई अच्छा कार्य करने पर पीठ थपथपाना, अगर कोई भैया बहन से आपने क्वेश्चन किया और उसने उत्तर दिया तो फिर उसके उत्तर देने के पश्चात उसके पीठ को थपथपाना, ताली बजाना या उसके बारे में 2 शब्द प्रशंसा कर देना। इतना से होगा क्या कि वो बच्चा एकदम अपने आप को एनर्जेटिक महसूस करेगा और आगे से केवल पीठ थपथपा देने से, ताली बजवा देने से, उसकी प्रशंसा में 2 शब्द कह देने से वो बच्चा बिल्कुल आगे से जब भी आप प्रश्न पूछेंगे निसंकोच, हो सकता है कि उसको उत्तर पता नहीं है लेकिन वो बोलने के लिए हेजिटेट नहीं होगा, निसंकोच वो उत्तर देने के लिए तैयार हो जाएगा। तो जब वो अपने मन के भावनाओं को रखने के लिए तैयार हो जाएगा तो फिर हम आसानी से उसको, हम अगर गलत बोलता है तो सही बताएंगे। तो सबसे जरूरी है कि बच्चों को खुश करना, ताकि खुश रहेंगे तो अपने विचार को प्रकट करेंगे और अपने जब विचार को प्रकट करेंगे तो फिर हम उनको अच्छी तरह से आगे बढ़ाने में मतलब खुश जो है, अगर खुश हो जाएंगे तो ये खुशी जो है हमारी सहायता करेगी। अब कभी कभी ऐसा होता है कि हम खुश रहने के लिए क्या कर सकते हैं, तो एक और यहाँ पे एग्जांपल देंगे, उदाहरण देंगे। जैसे बच्चों को मंडल में बैठाना, ध्यान देने की बात है कि कभी कभी ऐसा करते हैं कि बच्चों को एंट्री करते हैं कक्षा कक्ष में और बच्चों को एक मंडल में बैठा दिया, गोलाकार आकार में बैठा दिया और फिर सभी को एक कागज का टुकड़ा पकड़ा देना, सभी को एक एक कागज का टुकड़ा देना कि भैया बनिए कागज का टुकड़ा आप रखो और आप इसे अपने अपने पास रखो। सब माने कि 20 भैया बहन हैं, 20 अपने कागज का टुकड़ा लेकर के अपने पास लेकर के मंडल में बैठ गए। कागज का टुकड़ा देने के बाद ये कहना कि हाँ चलिए भैयावन आप सभी अपना अपना नाम उस पर लिखिए। सारे भैयावन जो भी हैं वो अपना अपना नाम लिखेंगे, है ना। और नाम लिखने के बाद जो है सभी अपने बाएं तरफ से कागज को बढ़ाएंगे। बाएं तरफ वाले व्यक्ति को, बाएं तरफ जो हमारे भैया बहन बैठे हैं, बाएं तरफ जो हमारे सहपाठी बैठे हैं, उनको वो कागज बढ़ाएंगे। ऐसे होगा क्या कि आपका कागज दूसरे के पास जाएगा, दूसरे का कागज उसके बगल वाले के पास जाएगा, उसके बगल वाले के पास, उसके बगल वाले के पास जाएगा।
वो नाम का लिखा हुआ कागज प्रत्येक नाम बदल जाएंगे और आपके पास नया नाम का वो आ जाएगा, नया नाम का कागज का टुकड़ा आ जाएगा। अब उसको ये कहना सभी भैया बहनों को कि चलिए अब इसमें करते क्या है कि जिसका नाम आपको मिला है उसके नाम की अच्छाई उसमें लिखनी है। आप उसे जानते हैं, पहचानते हैं, आपकी कक्षा का वो सहपाठी है, तो बुराई नहीं लिखनी है, जो भी लिखनी है वो अच्छाई लिखनी है। गुड हैबिट्स उसके अंदर क्या है, उसकी अच्छी आदतें क्या है, वो एक लाइन या एक वर्ड में आपको लिखना है। अब क्या करेंगे कि वो 20 मतलब 20 भैया अगर हैं तो ये क्रमशः बढ़ता चला जाएगा, और ये क्रम बना दीजिए कि वो कागज का टुकड़ा लिखना है फिर आगे बढ़ा देना है, कागज के टुकड़े पर लिखना है फिर आगे बढ़ा देना है। इससे होगा क्या कि ये क्रम तब तक चलता रहेगा, धीरे धीरे वह बढ़ता चला जाएगा, और ये तब तक चला जाएगा जब तक वह नाम जिसका नाम लिखा है उसके पास तक नहीं पहुंच पाता है। जब उसके पास वो कागज का टुकड़ा पहुंचेगा तब देखेंगे कि आपके अंदर कितनी खुशी महसूस होती है, क्योंकि आपके अंदर क्या अच्छाई है आपको तो पता नहीं है। हो सकता है कि अपनी अच्छाई अपने दिखती नहीं है, लेकिन जब 20 बच्चे आपस में बैठे रहेंगे और 20 मार्क्स रिमार्क जो है आपके सामने आएगा, आपकी अच्छाई जो दिखेंगी, तो हर इंसान अपनी अच्छाई सुनने के लिए, जानने के लिए बहुत मतलब प्रयास करता है कि मेरी अच्छाई को समाज जाने, या मेरी अच्छाई को क्या क्या मेरे अंदर गुण है वो होनी चाहिए। तो हम अपने अच्छाई को अगर जांच नहीं कर सकते हैं तो अन्य लोगों से जांच करा करके जब मेरे फीडबैक मेरे पास 20 बच्चों का आएगा तो फिर हम बहुत खुश महसूस करेंगे, और तब देखें आपके अंदर कितनी अच्छाई है। तो इसलिए इससे होगा क्या कि आपकी अच्छाई आपको पता भी चल जाएगी, और अच्छाई को देख करके आप बहुत खुश महसूस होंगे, पूरा कक्षा कक्ष खुशी से झूम उठेगा। अब अगला पॉइंट है कि जिंदगी में हुए नकारात्मकता या बुराई या गलती पुनः याद नहीं करना। यानी कि जिंदगी में अगर कोई नकारात्मक बातें हो गई या कोई बुराई हो गई या जीवन में कोई हमसे ऐसी गलती हो गई, उसे पुनः याद नहीं करना। पुनः याद करने पर जो है फिर हम आगे अच्छा नहीं कर पाएंगे और हम तनाव ग्रसित हो जाएंगे, और तनाव ग्रसित होने के कारण हम आगे अच्छा नहीं कर पाएंगे। इसलिए खुशमिजाज होने के लिए जिंदगी में हुए नकारात्मकता, बुराई या गलती को पुनः याद नहीं करना, भूलने का प्रयास करना, भूल जाना, तभी आप आगे कुछ अच्छा कर पाएंगे। तो इस तरह से मैंने ये विषय रखा कि भूलना भी बहुत जरूरी है। लोग कहते हैं कि याद रखना बहुत जरूरी है, लेकिन याद के साथ साथ भूलना भी बहुत जरूरी है ना। तो अब जो है अगला पॉइंट अब यहाँ पे लेना चाहेंगे। हाँ रवि सर, एक अब आप वो स्लाइड पे आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे एक एक बिंदु क्रमशः बढ़ेगा और आप इसे देखेंगे और समझेंगे कि सकारात्मक सोच, यानी कि हमारी सोच जो है कभी नकारात्मक नहीं होनी चाहिए, हमारी सोच हमेशा सकारात्मक होनी चाहिए, क्योंकि सकारात्मक सोच में ही ईश्वर का वास होता है। हमारे अंदर नेगेटिविटी जब आ जाएंगे तो फिर हम ना आगे अच्छा कर पाएंगे, ना हमसे अच्छा कुछ हो पाएगा। इसलिए हमारे अंदर नकारात्मक भाव नहीं होने चाहिए, हमेशा हमारी जो थिंकिंग है वो सकारात्मक होनी चाहिए। अगला पॉइंट है इसके बाद दूसरा, छोटी छोटी बातों में आनंद लेने का जज्बा। यानी कि जो छोटी छोटी बातें कक्षा कक्ष में होती है उसी में भैया बहनों के साथ आनंद लेने का जज्बा अगर हमारे अंदर आ गया तो फिर हम भी खुश और भैया बहन भी खुश रहेंगे। तीसरा पॉइंट है कि व्यर्थ की चिंता न करना। व्यर्थ का अगर कोई चिंता आपके मन में आता है तो फिर वो चिंता जो है उससे आप जब ग्रसित हो जाएंगे तो फिर आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए चिंता नहीं करते हुए चिंतन करना। बच्चों को भी कहना कि व्यर्थ की चिंता, व्यर्थ का टेंशन नहीं लेना, बल्कि चिंतन करना, कुछ अच्छा करने के लिए चिंतन करना। लेकिन चिंता करने से कुछ होता नहीं, इसलिए अन्य बातों में, व्यर्थ की बातों में व्यर्थ की चिंता नहीं करना। इसके बाद चौथा पॉइंट है
दूसरों की खुशी व सफलता से दुखी व परेशान न होना। अगर दूसरों की खुशी अगर है या दूसरों ने कोई सफलता हासिल की है तो फिर उससे दुखी और परेशान नहीं होना। अगर दूसरे की खुशी से आप परेशान होते हैं, दूसरों की सफलता से अगर आप परेशान होते हैं तो फिर आप कभी खुश नहीं रह सकते हैं, आप स्वयं हमेशा दुखी रहेंगे। इसके बाद है कि हर कार्य को अपनी हैसियत व क्षमता से करना। प्रत्येक कार्य को, जीवन के जो भी कार्य हैं, अपनी हैसियत और अपनी क्षमता के अनुसार कार्य करना, ये जरूरी है। इसके बाद है छठा पॉइंट, परफेक्शन का भूत अथवा अपने पर हावी ना होने देना। यानी कि निपुणता, जो निपुणता है कि मैं ही जो जानता हूं मैं ही जानता हूं, शेष कुछ नहीं जानते, ये एक तरह से अहंकार को दर्शाता है, घमंड को दर्शाता है। इसलिए अपनी निपुणता का भूत अपने आप पर हावी नहीं होने देना। हम जो जानते हैं वो ठीक है, वो सही हो सकता है, लेकिन हम ही अच्छा जान रहे हैं, हम ही अच्छा बोल रहे हैं, ये भाव हमारे अंदर नहीं आनी चाहिए। तो परफेक्शन का जो भूत है वो अपने पर हावी नहीं होने देना। उसके बाद है कि रिश्तों व दोस्ती को सहजता से निभाना। कभी कभी होता क्या है कि बहुत जल्दी जल्दी में क्रोधित होकर के या किसी बात पर तुरंत फैसला ले लेते हैं और फिर फैसला लेने के बाद में अफसोस होता है कि काश ये फैसला मैं सोच विचार करके लिया होता। तो इसलिए ये प्रयास करना कि रिश्तों और दोस्ती को सहजता से निभाना, बिल्कुल एकदम आराम से किसी भी निर्णय को लेने से पहले विचार करना, उस पर चिंतन मनन करना, फिर कोई निर्णय लेना। उसके बाद है अगला पॉइंट कि दिखावटी की बातों व चीजों से दूर रहना। कोई भी अगर दिखावटी की बातें हैं तो उन बातों को मतलब जो है उससे दूर रहने का प्रयास करना, उसके बाद कोई दिखावा नहीं करना, क्योंकि आप जब स्वयं को अच्छा करेंगे तो खुद न खुद आपको दिखाने की आवश्यकता नहीं है, वो समाज को, क्लास को स्वयं दिख जाएगा, है ना। तो दिखावटी यानी कि स्वयं को उचित महत्व देना, यानी कि जो हम जानते हैं उसको उचित महत्व देना और दिखावटी की बातों और चीजों से दूर रहना। फिर अगला पॉइंट है 9वां नंबर, स्वयं को उचित महत्व देना, यानी कि अपने आप को, मैं जो जानता हूं उस पर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। यानी कि उचित महत्व देना मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस, कि मैं जो जानता हूं वो कॉन्फिडेंस होनी चाहिए। एक समय की बात है कि मैं कक्षा 8 में कक्षा ले रहा था, क्लास ले रहा था, और एक भैया आए और आते थे कक्षा में, याद करके घर से आते थे, और कक्ष में जब उनसे कहता था मैं कि आप सुनाइए प्रश्न का उत्तर, तो फिर वो खड़े हो जाते थे और कहते थे गुरुजी मैं भूल गया। मैं बहुत परेशान होता था कि भाई घर से बच्चा कहता आज याद करके आए तो जी याद करके आए, और जब मैं सुनना चाहता था तो वो बोल नहीं पाते थे। तो मैंने उनकी एक्टिविटी देखी और उनसे मैंने प्रश्न किया कि अच्छा ये बताओ कि किसी पात्र में जल भर दिया जाए, जल भर करके उसमें चावल छोड़ दिया जाए और उसे गैस चूल्हे पर चढ़ा दिया जाए, क्या बनेगा? बड़े प्यार से मैंने कहा कि भात बनेगा या भूजा। तो बड़े प्यार से उस भैया ने कहा कि भात बनेगा। हम बोले क्या बोला? तो कह रहा भूजा। यानी कि भैया को अपने उत्तर पर कॉन्फिडेंस नहीं था। इससे यह साबित होता है कि जो उसने कहा उसको अपने उत्तर पर कॉन्फिडेंस नहीं था। तो इसलिए स्वयं को उचित महत्व देना, यानी कि जो हम जानते हैं उस पर अडिग होना। तो अडिग कब होंगे? जब आप उसे याद रखेंगे। तो हम जो जानते हैं उस पर कॉन्फिडेंस बनाए रखना। अगर कॉन्फिडेंस नहीं है तो फिर हम आगे जीवन में सक्सेस नहीं हो पाएंगे, आगे कुछ नहीं कर पाएंगे। 10वां बिंदु है अगला पॉइंट है कि सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात है यह है कि संतोषी व समाधानी होने का प्रयत्न करना। यानी कि सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि संतोष करना, संतुष्ट होना, है ना, संतोषी होना और समाधानी होने का प्रयास करना। कभी कभी होता क्या है कि हम ऐसे बातों पर आ जाते हैं कि जो है नहीं इसका बहुत सारी बातें विषय ला करके सामने खड़ा कर देते हैं, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, ये बातें कैसे होंगी, और इसमें उलझ जाते हैं। तो ये अगर चिंतन हमारे मन में आता है कि ये कार्य कैसे होगा, तो फिर ये कार्य केवल यहाँ तक नहीं छोड़ना, इसके आगे ये भी जाना कि इस कार्य को कैसे किया जा सकता है। केवल प्रश्नवाचक चिन्ह लगा करके क्वेश्चन कर देना कि ये कार्य कैसे होगा, नहीं होगा, तो फिर ये इससे दूर होना
यानी कि समाधान, किसी भी कार्य को समाधान करने का प्रयास करना, ना कि क्वेश्चन मार्क लगा करके उसको वहीं छोड़ देना। तो संतोषी बनना और समाधानी होने का प्रयत्न करना। उसके बाद अगला पॉइंट है कि अपनी इच्छाओं व आकांक्षाओं पर लगाम रखना। देखिए हमारी जो इच्छाएं हैं और आकांक्षाएं हैं ये अनंत है, इसका कोई अंत नहीं है ना। आज साइकिल है तो कल बाइक है, तो परसों बोलेरो है, तो फिर स्कॉर्पियो है, तो फॉर्च्यूनर। ये एक क्रम है जीवन का, वो चलता रहेगा। इच्छा कभी समाप्त नहीं होती है, लेकिन अपनी इच्छाओं और आकांक्षाओं पर लगाम रखना मतलब जिस दायरे में है उसी दायरे में निरंतर आगे बढ़ते चले जाना, है ना, उस पर लगाम रख करके आगे बढ़ना। अगला पॉइंट है कि दूसरों से व्यर्थ की अपेक्षाएं ना रखना। दूसरों से अगर कोई अपेक्षा रखते हैं तो फिर ये आप खुश नहीं रह सकते हैं, है ना। अगला है कि संयमित वाणी और सोच समझकर प्रयोग, यानी कि किसी से कुछ कहते हैं या कुछ बोलते हैं तो हमारी जो वाणी होनी चाहिए वो बिल्कुल संयमित होनी चाहिए और उस जो है सोच समझ करके बोलने का प्रयास करना चाहिए, सोच समझकर बोलना चाहिए। अपनी हार को स्वीकार करने का बड़प्पन। अगर मैं कोई अच्छा ही कार्य कर रहा हूं, है ना, मैं किसी चीज में भाग लिया और मैं हार गया, तो फिर हारने के बाद अपने आत्मविश्वास को, कॉन्फिडेंस को दबाना नहीं, उसको स्वीकार कर लेना कि चलो इस बार हार गए, हमारी भी एक कमी थी, आगे जो है इसको जरूर हम क्या करेंगे, पूरा करेंगे। तो अपनी हार को स्वीकार कर लेना और स्वीकार के पश्चात उसमें फिर लगना। इसलिए अगर हार स्वीकार कर लेते हैं तो फिर आप तनाव ग्रसित नहीं होंगे। हार स्वीकार नहीं करते हैं तो आप तनाव से ग्रसित हो सकते हैं, खुश नहीं हो सकते हैं। आत्मविश्वास से भरा होकर भी दूसरों को नीचा ना दिखाना और ना ही समझना। अब बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस में आकर के और अपने आप को बहुत आगे ऊंचा समझ लेना और किसी को नीचा समझना, ये भी भाव अगर आपके मन में पनप रहा है तो फिर आप खुश नहीं रह सकते हैं, है ना। आत्मविश्वास से भरा होकर भी दूसरों को नीचा ना दिखाना और ना ही समझना। अब है कि जितना हो सके दूसरों की आड़े वक्त में मदद करना। आप जितना ज्यादा से ज्यादा दूसरों को मदद करेंगे उतना ही आपके अंतःकरण में खुशियां उमड़ती चली जाएंगी। तो जितना हो सके दूसरों को मदद करना, अपने लिए जीना सीखना, क्योंकि हमारा जीवन है तो कुछ अपने लिए भी करना, समाज के लिए तो करना ही है, लेकिन अपने लिए जीना सीखना कि हमारे जीवन का जो जीने का शैली है वो क्या होनी चाहिए। क्योंकि अक्सर होता क्या है कि दूसरों के जीने की शैली पर हम अनेकों चर्चा कर देते हैं, लेकिन अपने जीवन शैली जो हमारी जीवन शैली क्या होनी चाहिए इस पर कभी हम चिंतन मनन नहीं करते हैं। तो अपने लिए जीना सीखना। उसके बाद है कि अपनी खुशी व आनंद के लिए हर छोटा बड़ा काम करना। अपनी खुशी के लिए, आनंद के लिए छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा कार्य करना। और अगला पॉइंट है कि अपने शौक व अपनी प्रतिभा को समझ अपनी रुचि के काम समय निकालकर करना। यानी कि अपना जो शौक है या हमारी जो प्रतिभा है उसको समझ करके अपनी रुचि के काम को जो है समय निकाल करके करना, है ना। उसके बाद है कि खुशियां तलाशना सीखना कि अब खुशी कहाँ मिलेंगी, कैसे मिलेंगी। अगर मैंने चिंतन मनन किया तो चलो भाई कल के बारे में सोचते हैं कि कल मुझे खुशी कहाँ कहाँ मिली थी, किस किस जगह पे मिली थी, किन किन बातों में मिली थी। इन खुशियों को तलाशना और खुशी को तलाशने के पश्चात उसमें ज्यादा समय देना, ज्यादा जोर देना ताकि हम खुश रहें। तो आज ये जो विषय है यहाँ तक, आगे बढ़ने के क्रम में मैं कुछ और बातें बताना चाहूंगा। अंत में यह कहना चाहूंगा कि हमें जो है अंत में यह कहना चाहेंगे कि हमें आने वाली पीढ़ियों से सीख लेनी चाहिए, है ना। ये आने वाली जो पीढ़ी है वो कैसी आएगी, कैसी होगी, वे सबसे अच्छे शिक्षक हैं। अगर आने वाली पीढ़ियों से हम सीख लेते हैं तो वे सीख लेनी चाहिए, ये सबसे अधिक अच्छे शिक्षक हैं। अपने व्यवहार से हम यह संदेश देते हैं कि उनके साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए। अपने आप से पूछिए कि क्या आप स्वयं एक आदर्श उत्साही छात्र हैं। आपके पढ़ाने के तरीका और तैयारी पर ध्यान दीजिए। शिक्षक जो जानकार है, सही व्यवहार रखते हैं, व्यवस्थित होते हैं, आत्मविश्वासी व्यवहार करते हैं और स्थिति जिनके नियंत्रण में होती है उनके आक्रामकता या व्यवधान का सामना करने की संभावना कम होती है।
दूसरों की सोच को महत्व देने वाले शिक्षक किसी भी बातचीत के परिणाम को नियंत्रित कर सकते हैं। अर्जित किया गया सम्मान विघटनकारी व्यवहार का सबसे बड़ा तोड़ है। तो आज ये हैप्पी टीचर्स क्रिएट हैप्पी क्लासरूम के बारे में जो भी मैंने विषय रखा, अंत में यही कहना चाहेंगे कि मनन करते हुए डॉक्टर थॉमस गार्डन ने अपनी पुस्तक टीचर इफेक्टिवनेस ट्रेनिंग में शिक्षक स्वामित्व वाली समस्याओं और छात्र स्वामित्व वाली समस्याओं की अवधारणा को प्रस्तुत किया है। शिक्षकों को उन समस्याओं की पहचान करना सीखना चाहिए जो उनके स्वयं के हैं। क्या बच्चे का व्यवहार आपकी भावनाओं को प्रभावित करता है और आपकी आवश्यकताओं में हस्तक्षेप करता है? उदाहरण के लिए, क्या आपकी उन्नति आपके छात्रों के व्यवहार और प्रदर्शन से जुड़ा है? अगर हाँ, तो शिक्षक होने के नाते इस समस्या के स्वामी आप हैं। तो एक बात हमेशा याद रखेंगे, a teacher is a great source of knowledge, prosperity and enlightenment by which anybody can be benefited. Happy teachers create happy classroom. Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान जी। माननीय रिसोर्स पर्सन महोदय श्री विपेंद्र कुमार मिश्र जी का बहुत बहुत धन्यवाद। पूरे विद्यालय परिवार की ओर से आपको बहुत बहुत आभार है कि आपने इतना सुंदर हम लोगों का मार्गदर्शन किया। और निश्चित रूप से एक खुश शिक्षक ही खुश वातावरण का निर्माण कर सकता है, एक खुश कह सकते हैं कक्षा का निर्माण कर सकता है। और जब बच्चे खुश होंगे तो निश्चित रूप से हमें पढ़ाने में भी आनंद आएगा और बच्चे भी अच्छी तरह से सीख पाएंगे। हम सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारा उद्देश्य बच्चों को सिखाना है, राष्ट्र निर्माण कराना है। और राष्ट्र का निर्माण तभी हो पाएगा जब स्वस्थ मस्तिष्क में स्वस्थ विचार उत्पन्न होंगे, और स्वस्थ विचार तभी उत्पन्न हो सकते हैं जब हमारी मानसिक स्थिति अच्छी होगी, जब हम खुश होंगे। बहुत 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 धन्यवाद। आपको फिर से आभार है विद्यालय परिवार की ओर से, और आप सभी शिक्षकों से भी बहुत बहुत जो है आग्रह कि आप सभी इसी प्रकार से जुड़ते रहें ऑनलाइन सेशन में ससमय, और इससे लाभान्वित होते रहें। अगले सेशन में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।